नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं कार्य पुस्तिका वर्कबुक कक्षा 10 में से विज्ञान में से कार्य पत्रक 9, 10 एंड 11 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो देखिएगा यहाँ पर कार्यपत्र 9 का सोल्व अपन देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि कॉपर के संक्षरण को समझाइए। तो आपको क्या करना है, कॉपर के संक्षरण को यहाँ पर समझाना है। तो आंसर लिखेंगे कि कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत कॉपर के संक्षरण का ही परिणाम है। जो कॉपर के ऊपर जो हरे रंग की परत चढ़ती है ना, वो किसका परिणाम है? कॉपर के संक्षरण का ही परिणाम है। Cu का मतलब होता है कॉपर, है ना, यानी कि तांबा। Cu वातावरण में मौजूद H2 है ना, O2 और CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और CuOH2 एवं CuCO3 की हरे रंग की एक परत बनाता है। इसी हरे रंग की परत के कारण Cu की ऊपरी सतह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपको संक्षरण को समझाना था। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे कि यशद लेपन किसे कहते हैं? बताओ भी यशद लेपन किसे कहेंगे अपन? तो लिखेंगे आंसर कि धातु को संक्षरण से बचाने हेतु उन पर जस्ते यानी कि Zn है ना, Zn की पतली परत चढ़ाने की क्रिया जो होती है उसको अपन क्या कहेंगे? यशद लेपन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। फिर देखो प्रश्न 3 है कि स्टेनलेस इस्पात का मिश्र धातु लिखिए। तो स्टेनलेस इस्पात का मिश्र धातु आपको बताना है। यहाँ पर देखो लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम की जो मिश्रण है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम के मिश्रण से। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओलंपिक खेलों में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक कौन सी धातु का मिश्रण है? आपको बताना है कि जो ओलंपिक खेलों के अंदर जो कांस्य पदक प्रदान किया जाता है तो जो होता है वो किन किन धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक तो तांबा हो जाएगा, एक टिन हो जाएगा। ठीक है, तो तांबा एवं टिन से मिलकर के जो है ये कांस्य पदक बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा तांबा प्लस टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, फिर देखो मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, मिलान आपको करना है कि अब मिलान आपको करना है अमलगम यानी कि आपका धातु प्लस पारा मिलाकर के जो है तैयार किया जाता है अमलगम। तो ये आपका धातु प्लस पारा हो गया। फिर पीतल में आपका तांबा और जस्ता है ना, शोल्डर के अंदर शीशा प्लस टीन हो गया और सोने की गहने में तांबा सोना प्लस तांबा होता है। ठीक है, दोनों का मिश्रण यहाँ पर होता है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है बच्चे कि गीजर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं कारण बताना है। भाई जब भी गीजर बनाया जाता है उसके अंदर तांबे का प्रयोग किया जाता है, इस्पात का क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका आपको कारण यहाँ पर बताना है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉपर जो Cu होता है उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, लेकिन इस्पात नहीं होता, बल्कि तांबा तो क्या है, उष्मा का अच्छा सुचालक है, लेकिन इस्पात नहीं होता है, इसलिए नहीं किया जाता भाई। Cu गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता। जो Cu होता है ये जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, यानी कॉपर जो है गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, अतः Cu पर जंग नहीं लगता। लेकिन इस्पात द्वारा गर्म जल से अभिक्रिया के कारण जंग लग जाता है। जो इस्पात है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है और इस पर जंग लग जाता है। ठीक है, अतः इस्पात का उपयोग गीजर बनाने में नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो प्रश्न संख्या 7 कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बताओ भाई क्यों नहीं रखने चाहिए भाई? पीतल एवं तांबे के बर्तनों के अंदर जो है खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे कि खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होने के कारण ये पीतल एवं तांबे के बर्तनों से क्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। कैसे पदार्थों का निर्माण करता है बेटा जी? विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए कैसे हैं? जो हमारे लिए हानिकारक है, डेंजर है। अतः खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ओके, ये डन होता है आपका। अगला करेंगे अपन कार्यपत्रक 10, आपका लेसन 4 था कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन संरचना आपको बनानी है। देखो मैं लेकर आया हूँ आपकी इलेक्ट्रॉन संरचना। तो देखिएगा इस प्रकार से जो है आपको ये संरचना जो है वहां पर आपको बनानी है। ठीक है, ये जो है आपको संरचना यहाँ पर बनानी होगी वहां पर ऊपर। ठीक है ना भैया, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में। फिर देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर कि कार्बन की 2 गुणधर्म कौन से हैं
जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो देखो, तो कार्बन की चतुः संयोजकता एक संकलन का गुण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको 2 गुणधर्म यहाँ पर लिखने हैं बेटा जी, ओके। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न 3 है कि ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। भाई ऑक्सीकारक को परिभाषित आपको करना है यहाँ पर। तो उत्तर लिखेंगे कि कुछ रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपघटित होकर दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, जो स्वयं तो अपघटित होकर जो है ना दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं ना, वे ऑक्सीकारक पदार्थ जो है ऑक्सीकारक कहलाएंगे भाई, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर KMnO4 K2CR2O7, ठीक है। तो ये उदाहरण इसके आ जाएंगे। फिर देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर कि सिरका का संगठन व उपयोग बताइए। तो सिरका का संगठन व उपयोग आपको बताना है। तो देखो 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिरका कहा जाता है। उपयोग देखो, इसका उपयोग क्या होगा कि अचार के परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अचार जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, वो खराब ना हो, इसलिए क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कहना है। आप देखो मिश्रण संरचना का चित्र बनाना है आपको, मिश्रण संरचना का चित्र आपको बनाना है। देखो मैं चित्र लेकर आया हूं आपके लिए, ये रहा भाई। मिश्रण संरचना का चित्र बनाइए आप। इस प्रकार से जो है आपको मिशेल का निर्माण, यहाँ पर मिशेल का निर्माण है भाई, ठीक है। मिशेल का निर्माण, ठीक है। मिशेल का निर्माण, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिशेल का निर्माण लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपको मिशेल संरचना का चित्र यहाँ पर बनाना है, ओके बच्चे। अब ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन था ना ये। अब देखो छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, 5वां हो गया था अपना। छठा क्वेश्चन है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताना है। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर आप लिखेंगे। तो देखो अंतर में लेकर आया हूँ आपके लिए। ये देखो एक तरफ आपका साबुन है, एक तरफ अपमार्जक है, ठीक है। डेटरेंट, ठीक है, एक तरफ सोप हो गया। अब देखो साबुन लिखेंगे सबसे पहले। पहला पॉइंट, साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। और इधर लिखेंगे संश्लिष्ट अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन लवण होता है। सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले एल्काइन हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है, ठीक है। फिर साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट, साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे चौथा कि साबुन जल प्रदूषण नहीं फैलाता और अपमार्जक जल प्रदूषण फैलाता है। जो अपमार्जक होता है ना, ये जल प्रदूषण फैलाएगा, और जो साबुन है ये जल प्रदूषण नहीं फैलाता है, ओके। तो इस प्रकार से जो है साबुन और अपमार्जक के अंदर जो है आपको अंतर यहाँ पर लिखना था, ओके बेटा जी। तो ये आपका डन होता है प्रश्न संख्या जो आपका 6 था, और कार्यपत्रक भी आपका पूरा हुआ। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 11, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब बताओ परमाणु किसे कहेंगे, है ना। प्रश्न 1 यहाँ पर, परमाणु किसे कहते हैं? तो बताइए परमाणु किसे कहेंगे। यानी कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, और वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ओके। एक बार फिर से, परमाणु किसे कहेंगे? किसी भी पदार्थ सूक्ष्म कण को परमाणु कहेंगे, जिसका स्वतंत्र क्या होता है? अस्तित्व होता है, और वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ओके। फिर देखो यहाँ पर निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो देखो CH4 यानी कि मेथेन जो क्लोरीन से जब अभिक्रिया करवाएंगे अपन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्लोरोमेथेन। CH3Cl प्लस HCl, HCl का मतलब हो गया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको लिखना है CH3Cl, ओके। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है कि हाइड्रोजनीकरण को समझाइए तथा इसका उपयोग बताइए। आपको उपयोग यहाँ पर बताना है, हाइड्रोजनीकरण को समझाना है और इसका उपयोग आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे अपन यहाँ पर कि एस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यानी NIPD है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये आ गया आपका C आ गया, ये R है, ये C, फिर ये R प्लस आपका H2 हो गया, फिर Ni 473 कैलोरी, आपका K हो गया यहाँ पर R, ये C बीच में है, R आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है। अब उपयोग देखो इसका मुख्य उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है भाई, ठीक है। फिर देखो एथेन का सूत्र लिखकर बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6 आपका ये होगा, और संरचना इस प्रकार से जो है आपकी बनेगी, ठीक है। संरचना जो है आपको इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा ये गलत है, आप दोनों यहाँ पर ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। जो रोंग है आपको ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है।
फिर से देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर यौगिक दे रखे हैं, तो ब्यूटेन, एक एथेनॉल। ठीक है, तो इसके सूत्र आपको लिखना है। आपका हो गया ब्यूटेन का C4H10 CH3 CH2, आपका CH2 CH3। ठीक है, फिर C2H5OH CH3 CH2OH। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सूत्र लिखना है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी आपको करना है। तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।